वेरी गुड मॉर्निंग। भाई ये किन्होंने भेजा है ये? अरे आपका है? तो कल हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जैव भू रासायन चक्र चर्चा हुई थी आप उसको पढ़ लिए होंगे। समझ में आया है या नहीं आया है? तो कल हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से की थी? कल शुरुआत हुआ था पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली से ना। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती है और कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा हमने उसमें देखा था कि खाद्य जाल क्या होता है। तीसरा ऊर्जा प्रवाह क्या होता है। और चौथा पोषण स्तर क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग चले गए थे पारिस्थितिकीय पिरामिड में। तो पारिस्थितिकीय पिरामिड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वो हम लोगों ने देखा था। उसके बाद तीसरा सेक्शन उसमें आया था जिसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकीय उत्पादकता। तो पारिस्थितिकीय उत्पादकता में 4 सेगमेंट थे। एक हम लोगों ने उसको 2 तरीके से परिभाषित किया था कि एक सकल प्राथमिक उत्पादन क्या होता है और दूसरा निवल प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है। फिर दूसरा उसमें सेगमेंट था कि जो प्राथमिक उत्पादकता होता है वो किन किन कारकों से प्रभावित होते हैं या नियंत्रित होते हैं। तो उसमें 5-6 पॉइंट आया था। उसके बाद हम लोगों ने पारिस्थितिकी उत्पादकता को 3 कैटेगरी में रखा था। एक था कि उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता वाला, दूसरा मध्यम पारिस्थितिकी और तीसरा क्या था, कम पारिस्थितिकी या निम्न पारिस्थितिकी उत्पादकता वाला। उसमें कुछ क्षेत्र सब आए थे। और उसके बाद हम लोग गए थे पारिस्थितिकी अनुक्रमण पर। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण में हम लोगों ने देखा था कि क्या है सक्सेशन, उसकी क्या विशेषताएं होती है। फिर सक्सेशन का हम लोगों ने वर्गीकरण किया था जिसमें एक था क्षेत्र के आधार पर और दूसरा क्या था, अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर उसमें हम लोगों ने 2 तरीके से वर्गन किया था कि एक जो प्राइमरी सक्सेशन होता है और दूसरा जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है। तो दोनों में क्या फर्क है वो हम लोगों ने देखा था। कुछ उसका एग्जाम्पल आया था कि प्राइमरी सक्सेशन का जगह कौन होगा और सेकेंडरी सक्सेशन का जगह कौन होगा। इसके बाद हम लोग गए थे जो क्षेत्र के आधार पर होता है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक स्थलीय अनुक्रमण होता है और दूसरा क्या है, जलीय अनुक्रमण है। दोनों का जो सीक्वेंस है वो हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद हम लोग कहाँ चले गए थे अनुक्रमण के बाद, जो जो पारिस्थितिकीय अनुक्रमण का स्टेजेज है जिसमें कि पहला स्टेजेज न्यूडेशन का है, फिर क्या है जो प्रवास का है, फिर स्पर्धा का है, फिर चौथा क्या है प्रतिक्रिया का है और पांचवा क्या है स्थिरीकरण का है। ये 5 स्टेजेस थे उसमें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग गए थे जिसमें था जैव भू रासायन चक्र। तो जैव भू रासायन चक्र में हम लोगों ने कुछ चर्चा किया था कि प्रत्येक जो साइकिल होगा उसमें क्या होगा, 3 चक्र होंगे या 3 स्टेजेस होंगे। पहला उसमें स्टेप क्या है कि परिग्रहण का, अपटेक का होगा, लेने वाला होगा। दूसरा क्या होगा, संग्रहण, कुछ समय तक रखने की स्थिति होगी। और उसके बाद क्या होगा, विमुक्ति का होगा या रिलीज का होगा। और उसमें हमने देखा था कि जो भी साइकिल है उनमें हमने उन्हें 2 कैटेगरी में रखा था। एक है जो गैसीय साइकिल है और दूसरा जो है उसको क्या हम लोग कहते हैं, अवसादी साइकिल कहते हैं। गैसीय साइकिल में 4 साइकिल मूल रूप से आ गए थे जिसमें जल चक्र था, कार्बन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है। और अवसादी चक्र में 2 है जिसमें फास्फोरस और क्या है, सल्फर चक्र है। हमें इसे पढ़ना है, समझना है इसके बारे में। तो आज हम लोग ये करने के बाद कुछ जो पारिस्थितिक तंत्र में कुछ शब्द, पारिभाषिक शब्द है वो हम लोग करेंगे। जो पीपीटी पर है तो वो हम लोग केवल समझेंगे, बाद में वो पीपीटी आपको शेयर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग पारिस्थितिक तंत्र के टाइप्स पर जाएंगे और उस टाइप्स का क्लासिफिकेशन करने के बाद हम लोग या तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में या फिर जो एक्वेटिक या जो भी होगा उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ बताइए।
खत्म कहने का है कि उस वनस्पति को रिप्लेस खत्म तो होगा, अचानक खत्म होने का अर्थ है या तो कोई टेक्टोनिक चेंजिंग हो जाए या कोई पार्थिव चेंजिंग हो जाए या फिर मानवीय प्रक्रम काफी हो तो वो अचानक खत्म हो जाए। नॉर्मली होता है कि चरम स्टेज आ जाने के बाद जो है सो फिर वहां से वो क्या होगा कि नए वनस्पति उसको रिप्लेस करना शुरू करेंगे। नहीं देखो, एकाएक खत्म नहीं होगा, एकाएक खत्म तभी होगा जब कुछ बड़े पैमाने का चेंजिंग हो जाए। मान लो कि जो वो सक्सेशन का चरम क्लाइमेक्स वाला एरिया आ गया है, वहां पर मान लीजिए वेल्कॉनिक इरप्शन हो जाए तो पूरी तरीके से वो खत्म हो जाएगा लावा के प्रभाव से। फॉरेस्ट फायर हो जाए, खत्म हो जाएगा वो उसके प्रभाव से। मानवीय प्रक्रम के द्वारा उसे हटा दिया जाए तो वो पूरी, अब मानवीय प्रक्रम से भी होगा तो पूरी तरीके से हटेगा नहीं, वो उसका क्या होगा, अवस्थापन हो जाएगा। कुछ नई वनस्पतियां आएंगी, कुछ पुरानी सूखते जाएगी, समाप्त। जैसे आप अपने गांव में देखो कि जो वृक्ष होता है जब बहुत पुराने हो जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो सूखते जाता है, उसकी डाली टहनियां सूखती जाती है और अगल बगल में नए वृक्ष फिर से आने शुरू होते हैं। तो आप इसको कहेंगे कि वो रिप्लेस करके नए तरीके से आने शुरू हो जाते हैं। पूरी तरीके से समाप्त होने का अर्थ है कि कोई बड़ा टेक्टोनिक चेंजिंग होगा तभी वो समाप्त होगा। आदित्य थोड़ा एसी बंद करवा दीजिए, ये लोग कह रहे हैं। तो नीचे में आप एक हेडिंग बनाएंगे जल चक्र, और केवल साइकिल सब में डायग्राम बनेगा, उसमें मैं लिखाऊंगा नहीं, तो आपके केवल डायग्राम बनाएंगे फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। जल चक्र, वाटर साइकिल।
यहाँ पर आप सेंटेंस जो लिखेंगे ना उसको पूरा करेंगे। वर्षा जल का वाष्पीकरण, नीचे में लिखेंगे वनस्पति से वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपरेशन फ्रॉम वेजिटेशन। दूसरा होगा झील जल का वाष्पीकरण, मृदा से वाष्पीकरण, नदी जल का वाष्पीकरण, महासागर या सागरीय जल का वाष्पीकरण, यहाँ भी वर्षण है, और फिर ये बादल, और फिर यहाँ पर वर्षण। तो पहले आप इसे बनाइए, फिर हम आपको बताते हैं। बन गया डायग्राम। ये जो सेंटेंस होगा ना पूरा, आप इसको लिखेंगे वर्षा जल का वाष्पीकरण। दूसरा है वनस्पति से वाष्पोत्सर्जन लिखेंगे, झील जल से वाष्पीकरण है, मृदा से वाष्पीकरण, नदी जल का वाष्पीकरण, फिर है महासागर से वाष्पीकरण। तो आप एक बार ध्यान से इसको सुनिए, फिर इसमें जो 4 लाइन लिखना होगा वो हम लोग आगे लिखेंगे। जल चक्र क्या है और किस तरीके से काम करता है। जैसे कल ही हमने बताया था कि जो चक्र है इसमें तीनों में समय क्या होगा, 3 स्टेजेज मिलेंगे। एक क्या होगा, सबसे पहले अपटेक का होगा, फिर थोड़ा सा क्या होगा रिटेंशन का होगा, और फिर तीसरा क्या होगा रिलीज का होगा। तो जल चक्र में सबसे पहले आप ये समझिए कि स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल तीनों शामिल है, और तीनों शामिल होने के साथ साथ इसमें हम लोग कहेंगे जैव मंडल का ये क्षेत्र है। तो जैव मंडल पारिस्थितिक तंत्र का ये फंक्शन है, क्योंकि इसमें स्थल भी शामिल है, जल भी शामिल है और वायुमंडल भी शामिल है, पहला। दूसरा इसमें यह है कि जो पदार्थ की मूल रूप से 3 अवस्थाएं होती है, जल चक्र में तीनों शामिल होता है। क्योंकि जब आप रेनफॉल को पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ रेनफॉल एंड फॉर्म ऑफ रेनफॉल, तो वर्षा के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है जिसको हम लोग आप लोग कहते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में आता है, जो जल वर्षा है। दूसरा स्लिट होता है जिसमें कि जल और हिम के कण साथ साथ आते हैं। और तीसरा ओलावृष्टि होता है जिसको आप हेल स्टॉर्म कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि पत्थर का गिरना भी एक तरीके से वर्षा का रूप है। तो इसका अर्थ है कि वो भी इसमें शामिल है, यानी कि जल चक्र में ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं वो शामिल है। जल का द्रव रूप भी शामिल है, जल का ठोस रूप भी शामिल है, और जल का गैसीय स्टेजेस भी शामिल है। गैसीय स्टेजेस किस रूप में शामिल है, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि इस चक्र के क्रियान्वयन में कौन कौन सा फंक्शन लागू है। तो इसमें सबसे पहले सौर ऊर्जा का निवेश होगा, क्योंकि धरातल पर प्राइमरी ऊर्जा का स्रोत वही है। तो जब धरातल पर सौर ऊर्जा आएगा तो उससे क्या होगा कि जो धरातल के जितने भी जलाशय के स्रोत हैं वो जल क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होने के बाद क्या होगा, उससे गैसीय स्टेज में वो वाष्पीकरण होकर वायुमंडल में आएगा। वायुमंडल में जब तक संघनन की प्रक्रियाएं नहीं हुई होती है तब तक जो वायुमंडलीय नमी होती है वो किस स्टेजेस में होता है, गैस के स्टेजेस में होता है। और जब संघनन की क्रियाएं होती है तो गैस के स्टेज से या तो वो लिक्विड के फॉर्म में जाएगा या फिर वो सॉलिड फॉर्म में प्रवेश करता है। तो पहला स्टेज क्या होगा कि इसमें कि सौर प्रकाश का निवेश होगा, और उस निवेश के प्रभाव से धरातल पर जितने भी प्रकार के जलाशय के स्रोत हैं, चाहे वो महासागर है, सागर है, झील है, नदियां हैं, तालाब हैं, सरोवर है, हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले लिया, इन सभी से क्या होगा, उस सौर प्रकाश के प्रभाव से वाष्पीकरण की क्रियाएं होगी। साथ ही साथ जब ये वाष्पीकरण की क्रियाएं हुई तो वायुमंडल में ये नमी जब जाएगा तो इस नमी का क्या होता है कि आप पढ़े होंगे संघनन की क्रियाएं होती है। और जब ये संघनन की क्रियाएं होती है तो उससे वो क्या बनेगा, बादल में रूपांतरित होगा। संघनन में ये होगा कि संघनन के समय जब वायु का ओसांक बिंदु होता है जिसको हम लोग ड्यू पॉइंट कहते हैं,
वायु का उष्णांक बिंदु अगर हिमांक से ऊपर है तो वो जलबूंद का निर्माण करेगा, अगर हिमांक से नीचे है तो वो क्या करेगा, आइस क्रिस्टल का निर्माण करेगा। तो संघनन होगा, बादल बनेंगे और फिर क्या होगी, वही नमी वर्षा के रूप में आना शुरू होगा। तो एक साइकिल तो महासागर के ऊपर ही आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि महासागरीय जल का वाष्पीकरण हो रहा है। यही जल क्या होगा कि यहाँ भी कंडेंसेट होगा, कंडेंसेट होकर क्लाउड बनाएगा और कुछ वर्षण के रूप में महासागर के ऊपर भी आएगा। और दूसरा क्या है कि जो विभिन्न स्रोतों से नमी आती है, ये भी क्या होगा कि संघनन के प्रक्रिया के द्वारा जो महासागर की आर्द्र वायु होगी वो पृथ्वी तक, स्थल मंडल तक आती है और फिर वो कंडेंसेशन के प्रोसेस से आते हुए बादल बनाएगा, वर्षा होगी और फिर यही वर्षा का जल क्या होगा कि धरातल के विभिन्न जलाशय के स्रोत से होते हुए महासागरों में जाएगा। तो जब ये प्रेसिपिटेशन होते रहता है तो वर्षा जल का भी कुछ वाष्पीकरण होता है जो जल चक्र में शामिल होता है। वनस्पतियों से जो वाष्पोत्सर्जन होगा वो भी जल चक्र में शामिल है और धरातल पर जितने भी जलाशय के स्रोत हैं सभी से क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, फिर वो वायुमंडल में जाएगी, वहां पर संघनन होगा, बादल बनेंगे और फिर से क्या होगी, वर्षा होगी। तो ये जो स्थिति होती है, इस तरीके का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वाटर साइकिल कहते हैं। तो आप 4-5 पॉइंट इसमें लिखिए पॉइंट फॉर्म में। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि जल चक्र में जल मंडल, स्थल मंडल, जल चक्र में जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल तीनों ही शामिल है, तीनों ही शामिल है, तीनों ही शामिल है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, इसमें पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस, ब्रैकेट बंद कर देंगे, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं शामिल है, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं शामिल है। तीसरा पॉइंट देखिए, प्रक्रिया के रूप में जल चक्र के अंतर्गत, प्रक्रिया के रूप में, प्रोसेस के रूप में जल चक्र के अंतर्गत, जल चक्र के अंतर्गत वाष्पीकरण, संवहन, कन्वेक्शन, संवहन, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और वर्षण की प्रक्रियाएं शामिल है, और वर्षण की प्रक्रियाएं शामिल है। वाष्पीकरण, संवहन, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और वर्षण की क्रियाएं शामिल है। इस सब का अर्थ तो पता है। वाष्पीकरण हम लोग जानते हैं। संवहन क्या है कि जब वायु गर्म और हल्की होकर ऊपर उठती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। तो संवहन की प्रक्रियाएं भी जो होती है वो क्या होता है कि इवेपोरेशन के रूप में काम करता है। तीसरा वाष्पोत्सर्जन वनस्पतियों से होगा, कंडेंसेशन आप जानते हैं और रेनफॉल आप जानते थे। ये प्रोसेस है जो जल चक्र में शामिल है। एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें, देखिए जल चक्र के क्रियान्वित होने में, जल चक्र के क्रियान्वित होने में, जल चक्र के क्रियान्वित होने में ऊर्जा के रूप में शौर्यिक ऊर्जा, ऊर्जा के रूप में शौर्यिक ऊर्जा यानी सूर्य, शौर्यिक ऊर्जा, शौर्यिक ऊर्जा का निवेश होता है, शौर्यिक ऊर्जा का निवेश होता है जो चक्र के क्रियान्वयन की शुरुआत करता है, जो चक्र के क्रियान्वयन की शुरुआत करता है। इस लाइन का अर्थ समझ में आ गया, लास्ट लाइन का, यानी कि जब तक ऊर्जा आएगा नहीं तब तक तरल गर्म कैसे होगा। तो धरातल पर जब सौर प्रकाश आएगी तो फिर क्या होगा, महासागर पर, धरातल पर जितने भी जलाशय के स्रोत हैं वो क्या होंगे, गर्म होंगे। और गर्म होने के बाद क्या होता है कि बेसिकली वाष्पीकरण आप पढ़े होंगे,
वाष्पीकरण हो या वाष्पोत्सर्जन हो, ये पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का सूचक है। वाष्पीकरण में क्या प्रक्रियाएं होती है कि जो तरल है वो गैसीय स्टेज में आता है। वाष्पोत्सर्जन में भी आप देखते हैं कि वनस्पति की जो नमी होती है वो गैसीय स्टेज में आता है। तो ये बेसिकली चेंज ऑफ स्टेजेज है। और इसी तरीके से संघनन भी जो है वो चेंज ऑफ स्टेजेज है पदार्थ का, क्योंकि संघनन के प्रक्रिया में जो वायुमंडलीय जलवाष्प गैसीय स्टेज में होता है, दे विल बी बिकम, या तो सॉलिड में आ जाएगा या फिर किस में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाता है। तो इसलिए हम लोग इस दोनों को क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेजेज है। और इसलिए ऊर्जा की जब भी स्टेज चेंज होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसको आप गुप्त ऊष्मा के रूप में परिभाषित करते हैं कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की या ऊर्जा की मात्रा होती है। तो यहां पर भी जो ये स्टेजेज चेंज होगा, इसके लिए ऊर्जा का जो प्राइमरी स्रोत होगा वो क्या है, सूर्य का ऊर्जा है। ठीक है। दूसरा लिखेंगे कार्बन चक्र। कार्बन चक्र तो इसमें भी हमें यही ध्यान में रखना है कि जो कार्बन चक्र है उसमें कार्बन किन किन स्रोतों से आएगा, और जो कार्बन आएगा उसका खर्च कैसे होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। और साइकिल में आप जितना भी पढ़ेंगे, दो ही साइकिल एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, एक कार्बन चक्र और एक नाइट्रोजन चक्र। इससे बराबर प्रश्न आए हुए हैं, इसको भी डायग्राम के थ्रू ही समझना है। तो आप एक डायग्राम बनाइए जिस पर हम लोग कार्बन चक्र को दिखा देंगे।
बन गया। यहाँ पर लिखा हुआ है जैविक अपघटन, ये जीवाश्म ईंधन, यहाँ से निवेश फिर आ जा रहा है। तो ज्वालामुखी उद्गार लिखा हुआ है, जीवाश्म ईंधन के दहन से है, मानवीय शोषण से है, जंतु शोषण, पादपीय शोषण, पादप द्वारा प्रकाश संश्लेषण में खर्च, फिर मृदा द्वारा जो जैविक कार्बन के रूप में संग्रहण होता है वो है, और महासागर द्वारा आत्मसातीकरण करते हैं कि महासागर में जो फाइटोप्लैंक्टन है, शैवाल है, उनके द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है उससे महासागर में CO2 प्रवेश करता है। तो किन किन स्रोतों से वायुमंडल में कार्बन आ रहा है वो आपको इसमें दिख रहा होगा। अगर आप इसे अब साइंटिफिक तौर पर करेंगे तो दो प्रकार के स्रोत हो गए, कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं जिससे वायुमंडल में कार्बन आता है, और कुछ जो अन्य कार्य हैं उससे भी वायुमंडल में कार्बन आता है। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वालामुखी उद्गार जब होता है, तो आप उसमें पढ़े होंगे कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो कई सारी गैसों का उत्सर्जन होता है। तो पहला इसमें लिखा हुआ है ज्वालामुखी उद्गार से, दूसरा है जीवाश्म ईंधन के दहन से, तीसरा लिखा हुआ है मानवीय श्वसन कार्य से, चौथा लिखा हुआ है जंतु श्वसन एनिमल रेस्पिरेशन से, पांचवा पादपीय श्वसन, यानी पादप जब श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन जब वही प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो कार्बन लेंगे और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और फिर जो मृदा में भी क्या होता है, कुछ जैविक कार्बन की मात्रा संचित होती है, तो वो है। और महासागर के द्वारा आत्मसातीकरण करता है कि महासागर में जो फाइटोप्लैंक्टन है, जो शैवाल है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं करती है, तो उसमें वायुमंडलीय कार्बन क्या होता है, खर्च होता है, यूज होता है। आत्मसातीकरण का अर्थ है कि आप समझिए, वहां हमने उसके अर्थ को और हल्का करने के लिए लिख दिया है कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं होती है फाइटोप्लैंक्टन शैवाल के द्वारा, उसमें वो यूज होता है। बन गए डायग्राम। प्रकाश संश्लेषण में CO2 उत्सर्जित नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण में तो CO2 खर्च होगा, यूज करेंगे। तो हमने बताया ना कि दोनों हमें देखना है ना, कि किन किन स्रोतों से वायुमंडल में कार्बन आ रहा है और वायुमंडल में जो कार्बन आ रहा है वो खर्च किस तरीके से हो रहा है, चक्र में दोनों देखना होता है ना। एक तरफ स्रोत भी है, जो एरो ऊपर जा रहा है वो स्रोत को दिखा रहा है, जो एरो नीचे आ रहा है वो खर्च को दिखा रहा है, किस तरीके से वायुमंडलीय कार्बन खर्च हो रहा है। आप बना लिए हैं तो कुछ आप हमें सुनिए तो और इसको ज्यादा आप समझ पाएंगे। यहां पर प्रश्न जो पूछा हुआ है, आपके पास यदि प्रिंटेड नोट्स है तो उसमें देखिए, जो सिविल सर्विसेज में पूछा हुआ प्रश्न उसको निकालिए, डायरेक्ट प्रश्न पूछा हुआ है। पारिस्थितिक तंत्र वाला जो टॉपिक है ना उसी में है, पहले या जहां पर प्रैक्टिस सेट दिया होगा उसमें आप देखिए कि कार्बन चक्र में कार्बन कहां कहां से आता है, खोजिए उस प्रश्न को। है क्या पूछा है प्रश्न? हाँ, प्रश्न ये है कि कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड किन किन स्रोतों से आता है, ठीक है ना। अब आप देखिए वो उत्तर आ रहा है इससे डायग्राम से, आने वाला पूछ रहा है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ज्वालामुखी से आ रहा है, और क्या है, श्वसन से आ रहा है, और क्या है, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो क्योंकि वो खर्च कर रहा है, और क्या है, जैव अपघटन तो है ना यहाँ पे।
तो आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, ये 2 बार प्रश्न पूछा हुआ है, दोनों बार लगभग इसी तरीके से। एक बार आप बोर्ड पे आ जाइए, इसमें हम आपको पूछेंगे आपसे वायुमंडल में कार्बन चक्र को, थोड़ा सा इसका रेफरेंस आगे भी जाएगा, हमें 2 तरीके से देखना है कि एक कार्बन किन किन स्रोतों से आ रहा है। तो माइन्यूटली यदि हम जाएंगे तो कुछ इसके प्राकृतिक स्रोत हैं और कुछ जो है सो है जो नेचुरल प्रोसेस है उसके हिसाब से ये जा रहा है। इसमें ज्वालामुखी उद्गार एक स्रोत है, दूसरा जीवाश्म ईंधन का दहन। तो जीवाश्म ईंधन के दहन को आपको ये समझना है, चाहे वो किसी भी प्रकार के उद्योग में हो, कोयले का दहन होता है या लकड़ी का दहन होता है या डीजल या पेट्रोल का दहन होता है, तो जो भी फॉसिल्स फ्यूल आप यूज करते हैं उससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड आता है। इसका अर्थ ये भी है कि नेचुरली या हमारे आपके द्वारा अगर फॉरेस्ट फायर होता है, वनों को जलाया जाता है, तो वो भी वायुमंडल में कार्बन लाएगा, क्योंकि जब जीवाश्म का दहन होगा पूर्ण तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लाएगा और अपूर्ण दहन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड आता है। तो अगर ऑप्शन में ये है कि फॉरेस्ट फायर से भी कार्बन आएगा तो वो सही होगा, क्योंकि वो जीवाश्म का दहन है। तो एक पॉइंट में हमने लिख दिया है कि जिस कार्य से भी जीवाश्म का दहन होगा सभी कार्बन के स्रोत होंगे। हम लोग जो श्वसन कार्य करते हैं उसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, विमुक्त करते हैं, तो वो भी आता है। यहीं से आज एक टर्म आपको मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होगा, जो कार्बन फुटप्रिंट से निकला हुआ आगे आ जाएगा। जंतु जो श्वसन कार्य करेंगे इससे पादपीय श्वसन में ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन यही पादप जब भोजन निर्माण करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं करेंगे, तो इसमें कार्बन यूज करेंगे और ऑक्सीजन क्या करेंगे, रिलीज करते हैं। और फिर मृदा में भी क्या है कि जैविक कार्बन की मात्रा संचित होती है। इसीलिए हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा भी किया था कि अगर कोई हिमाच्छादित सतह है, पीटलैंड है, तो पीटलैंड में विश्व के लगभग 30% जैविक कार्बन संचित है। अगर वो पीटलैंड किसी कारण से डिग्रेड होता है या उस पर दबाव आता है तो उसमें जो जैविक कार्बन संचित है वो रिलीज होगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैसें मानी जाती है। तो मृदा द्वारा भी खर्च होता है, और महासागर जो है सो कार्बन सिंक का सबसे बड़ा एरिया है। महासागर में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन सिंक कहते हैं। कार्बन सिंक का अर्थ होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा की जाती है या जो वहां पर शैवाल है उसके द्वारा की जाती है, इस प्रक्रिया में महासागर में कार्बन जाता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन सिंक कहते हैं। तो इस जैव मंडल में महासागर जो है कार्बन सिंक का सबसे बड़ा क्षेत्र है। वनस्पति के लिए भी हम लोग कार्बन सिंक का यूज करते हैं। कार्बन सिंक का अर्थ यही होता है कि जो नेचुरली कार्बन को एब्जॉर्ब कर सकता है वो कार्बन सिंक कहलाता है। तो ये कार्बन सिंक का प्रोसेस है, लेकिन आप आगे चलकर देखेंगे कि इस कार्बन सिंक की प्रक्रिया में महासागर का क्या हो रहा है, एसिडिफिकेशन होता है, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्लास में हुई होगी। इस कार्बन सिंक की प्रक्रिया में इसका क्या होता है, एसिडिफिकेशन होता है। एसिडिफिकेशन कहने का अर्थ है यहाँ पे महासागरीय जल का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, जल क्षारीय होता है ये, ठीक है ना, 8 पॉइंट कुछ इसका पीएच मान है। अभी यहाँ पर एसिडिफिकेशन का अर्थ होता है कि महासागरीय जल के पीएच मान का कम होना। नॉर्मली पीएच मान में हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें हम पीएच स्केल पर हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है। तो 0 से 6 तक जो होता है वो एसिडिक होता है, 7 जो है वो न्यूट्रल है और 7 से ऊपर है पीएच मान तो वो क्या होता है, क्षारीय है। ओशियन वाटर क्षारीय है, और जब कार्बन इसमें जाता है तो बेसिकली क्या होता है कि कार्बन का जो अणुसूत्र होता है वो CO2 है, जल का क्या होता है H2O है, और CO2 और H2O को आप रिएक्शन कराएंगे तो ये कार्बोनिक एसिड देता है, कार्बोनिक अम्ल देता है। तो महासागर जो इसमें कार्बन सिंक करता है, इससे महासागर का एसिडिफिकेशन होता है और ये मैरीन इकोसिस्टम के लिए हानिकारक है, क्योंकि अगर ये एसिडिफिकेशन होता है तो इससे जो सेलुलर बॉडी होते हैं, जो रिफ का निर्माण करने वाले होते हैं, जिनको कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत होती है, उन जीवों का विकास क्या होता है, धीरे धीरे अवरुद्ध होना शुरू हो जाता है। एक तो ये हुआ, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे अभी। दूसरा है कि अगर ये कार्बन चक्र संतुलित है तो प्रकृति के लिए बेहतर होगा। अगर ये कार्बन चक्र डिस्टर्ब होता है तो फिर क्या होगा, वायुमंडल का ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो जाएगा। अभी संभवतः यही हो रहा है कि हम जितना कार्बन तेजी से रिलीज कर रहे हैं उतनी ही तेजी से प्रकृति कार्बन उसको अवशोषित नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी भी अपनी एक क्या होती है, क्षमताएं हैं।
तो वायुमंडल में क्या है कि सरप्लस कार्बन बच रहा है और वो क्या कर रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न कर रहा है। तो आगे हम लोग इस पर जब जाएंगे जलवायु परिवर्तन वाले टॉपिक में, तो ये शब्द सब आएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? बढ़े आगे। तीसरा लिखेंगे नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र पहले आप इसको बनाइए। विनाइट्रीकरण लिखा हुआ है, यहाँ पर नाइट्रेट एवं नाइट्राइट लिखा हुआ है। नाइट्रेट का अनुसूत्र क्या होता है, NO2, और नाइट्रेट का NO3। अमोनिया का क्या होता है, H3 होता है कि H4 होगा? NH3 या NH4? पहले आप इसको बनाइए। नाइट्रोजन चक्र पर 2-3 तरीके से प्रश्न आता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल मेरा ऑनलाइन वालों पे ध्यान है। आप लोग, अब नीरज कुमार ने लिखा है कि सर आप इसका पॉइंट लिखा दें। कार्बन चक्र में पॉइंट लिखाने की जरूरत है क्या? भूगोल में तो कहते हैं कि डायग्राम ही सब कुछ बोलता है। बन गए आपके? इसको ध्यान से सुनना है, समझना है कैसे कैसे ये आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा ये लंबा होगा, तो आप आ जाएं बोर्ड पे। एक प्रश्न है यहाँ से कि आप लोग भी इसका उत्तर दो। ऐसा कहा जाता है कि रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात्रि में वृक्ष कार्बन रिलीज करते हैं, तो इस प्रकार कार्बन इमिट हो गए। ये तो सही है क्योंकि रात में उसकी प्रोसेस क्या होती है, चेंज होती है, तो वो आपने सही लिखा, इसीलिए रात में नहीं सोना चाहिए वहां पे। हाँ, लेकिन मूल जो कार्बन चक्र में हमें ध्यान में रखना है कि श्वसन जब भी वो करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि वो रिलीज करेंगे, और जब फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रात को नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि उसके लिए सौर प्रकाश क्या है, आवश्यक घटक है। तो इसलिए वहां पर रात को फंक्शन क्या होता है, चेंज हो जाएगा। वो ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन छोड़ना शुरू करते हैं।
सबसे पहले नाइट्रोजन चक्र में आप ये देखिए कि 4 प्रोसेस शामिल है इसमें। कौन कौन सा प्रोसेस शामिल है? पहला स्टेज है इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, दूसरा स्टेजेज है अमोनियाकरण का, तीसरा स्टेजेज है नाइट्रीकरण का, और चौथा स्टेजेज है विनाइट्रीकरण का। ये तो क्लियर है। अब है कि सबसे पहले हमें देखना है कि चक्र में नाइट्रोजन का आगमन किन किन स्रोतों से होगा, और ये जो नाइट्रोजन होते हैं कैसे कन्वर्ट होते हैं और किस तरीके से पादप यूज करते हैं, और फिर वो कैसे हमारे आपके शरीर में आता है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन आता है उसका सबसे पहला स्रोत तो आपके सामने में दिखाई दे रहा है, एक विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया है। विनाइट्रीकरण में क्या होता है कि आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो मृदा में अवस्थित नाइट्रेट या नाइट्राइट को फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके वायुमंडल में ला देते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो मृदा से जो नाइट्रेट और नाइट्राइट है वो नाइट्रोजन के रूप में फिर से वायुमंडल में आता है। तो एक स्रोत क्या हो गया नाइट्रोजन के आने का? विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया पहला। दूसरा होता है कि जो जीवाश्म ईंधनों का दहन करते हैं तो उससे भी नाइट्रोजन वायुमंडल में आता है। तीसरा होता है कि हम जो नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर यूज करने से भी क्या होता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड इस तरीके के स्रोत आते हैं। चौथा इसमें होता है कि जो जैविक पदार्थ का अपघटन होगा तो उससे भी थोड़ा बहुत नाइट्रोजन जो है सो वायुमंडल में आता है। तो क्या क्या हमने बताया? एक जीवाश्म के दहन से आएगा, विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया से आएगा, नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर के यूज होने से आएगा, और जैविक पदार्थों के अपघटन से ये वायुमंडल में आते हैं। अब ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है ये डायरेक्ट पादप इसको नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते हैं, पादप इसे नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लेते हैं। मूल रूप से वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो इसका अर्थ है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो डिफरेंट स्रोतों से आया है इसे नाइट्राइट में कन्वर्ट होना होगा, तो वो अब क्या होगा? एक प्रोसेस के थ्रू जाएगा। तो अब यहां से पहला प्रोसेस क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होगी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग कहते हैं कि वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है वो कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा या जो नील हरित शैवाल होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, उनके द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन या नाइट्राइट में कन्वर्ट करके उसको मृदा में स्थापित किया जाता है। तो मृदा में जो स्थापित करने की प्रक्रिया होती है इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है हमें इसको 3 वे में समझना है। इसमें कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, कुछ इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, और कुछ इसमें क्या होता है कि जब वर्षा होती है तो लाइटनिंग की जो घटनाएं होती है, बिजली चमकती है ना, तो बिजली के चमक के समय भी क्या होता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट होता है। तो इन 3 स्रोतों से क्या होता है कि ये वायुमंडल से मृदा में या 3 प्रकार से आता है। अब यह है कि ये कौन से सूक्ष्म जीवी होते हैं जो मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो कुछ तो नाम आप भी जानते होंगे, जिसमें एक होता है राइजोबियम होता है, एजेटोबैक्टर होता है, कोलास्ट्रीडियम होता है। 2 शब्द याद रखेंगे यहाँ पे, एक कोलास्ट्रीडियम होता है और एक कोलास्ट्रीडियम बॉटुलिज्म होता है। तो जब हम कोलास्ट्रीडियम बॉटुलिज्म की बात करते हैं तो वो अफ्लाटॉक्सिन है जो भोजन में विषाक्तन उत्पन्न करता है, पॉइजनिंग करता है। तो कोलास्ट्रीडियम बॉटुलिज्म नहीं होगा, केवल कोलास्ट्रीडियम है। तो ये ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो ये काम करते हैं। तो राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, कोलास्ट्रीडियम है, इसी तरीके से क्लेबेसिला है, कई हैं, फ्रैंकिया है। ये नाम आपको याद रखना होगा क्योंकि सिविल सर्विस पूछते हैं कि इन जीवाणुओं का नाम बताइए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेते हैं। तो ये हो गया। ब्लू ग्रीन एल्गी में जैसे कि नॉस्टॉक है, एनाबीना है, आइलोसीरा है, रिबुलेरिया है, ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेते हैं। ये तो ये हो गया। एक बार प्रश्न ये भी पूछा है कि ये जो सूक्ष्मजीवी जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं ये किस प्रकार के पादप में होते हैं, ठीक ना। ये मुझे लगता है कि पिछले साल का ही प्रश्न है, 2022 में ये प्रश्न आए हुए थे कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो किस प्रकार के पादप में पाए जाते हैं। एक तो सभी जानते हैं जो लेग्यूमिनस कुल का होता है जिसको फलीदार पादप आप कहते हैं, उसमें पाया जाता है। कैजुरैना का पादप होता है उसके साथ ये रहता है।
एलनस का पादप होता है उसमें मिलेगा, एजोला के साथ होता है, साइकाइड होता है, सियोरियल का होता है, इन सब के साथ क्या होता है ये। और कुछ जो ट्रॉपिकल घास होता है उसमें भी इस तरीके के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। तो इस चक्र में ये एरिया जो है सबसे महत्वपूर्ण है जहां से सिविल सर्विसेज में प्रश्न आते हैं। 3 हो गया कि एक सूक्ष्म जीवाणु करेंगे, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी करेंगे, और नेचुरल प्रोसेस में जब लाइटनिंग की घटनाएं होती है तो उससे भी क्या होता है कि यहाँ पर मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ये जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन आया इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैविक नाइट्रोजन कहेंगे। ठीक है, ये जैविक नाइट्रोजन क्या होगा कि अगले स्टेज में कन्वर्ट होगा अमोनिया में। तो अमोनिया में जो कन्वर्ट होने की प्रक्रिया होती है इसको हम लोग कहते हैं अमोनियाकरण कहते हैं। अमोनियाकरण जो होता है बेसिकली ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो अमोनियाकरण होता है तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो जैविक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनिया में जो कन्वर्ट करने वाले जीवाणु होते हैं उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ छोटे छोटे एक नाइट्रोसोमोनास होता है, इस तरीके के जीवाणु होते हैं। लेकिन आपको यहां सीधा ये समझना है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नाइट्रोजनेट एंजाइम याद रखेंगे, नाइट्रोजनेट एंजाइम की सहायता से कुछ जीवाणुओं के द्वारा जैविक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। क्या बताया हमने कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, चूंकि वो मृदा में चला गया है ना, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ जीवाणुओं के द्वारा क्या किया जाता है, नाइट्रोजनेट एंजाइम की उपस्थिति में इसे कन्वर्ट किया जाता है। इसमें एक आर्किया होता है जो ये काम करते हैं, एजैटोबैक्टर होता है ये काम करते हैं। तो दूसरा हो गया अमोनिया। अमोनिया से आगे ये जाएगा किसमें, नाइट्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रेट और नाइट्राइट में जाएगा। तो नाइट्रीकरण की जो प्रक्रियाएं होती है इसमें क्या होता है कि जो जीव होते हैं अपने मेटाबॉलिज्म में जो नाइट्रोजन या अमोनिया यूज होता है उसको यूज करने के बाद शेष अमोनिया को मृदा में रिलीज कर देते हैं, और शेष अमोनिया जब मृदा में रिलीज हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो इस अमोनिया को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देगा। तो अमोनिया को जो नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं उसमें एक नाइट्रोबैक्टर होता है और एक नाइट्रोसोमोनास होता है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, नाइट्रेट को, अमोनिया को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइट आ गया है, इसी नाइट्रेट और नाइट्राइट को क्या करेगा, पादप यूज करेंगे। ये अब ये पादप के लिए उपलब्ध है। तो इसका अर्थ अब यह है कि वनस्पति जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और मृदा से जो पोषक तत्व लेते हैं तो उसमें जो नाइट्रेट और नाइट्राइट होता है यहां इस स्टेज में आकर वो लेते हैं। अब क्या होगा कि जब मृदा ने से वनस्पति ने इसको ले लिया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपटेक कर लिया है, तो अब ये नाइट्रेट या नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वनस्पति के शरीर में जैविक नाइट्रेट या नाइट्रेट के रूप में, या कार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्रेट के रूप में आ जाएगा। अब चूंकि वो वनस्पति में आ चुका है तो अब वो खाद्य श्रृंखला में क्या है, प्रवेश कर चुका है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि खाद्य श्रृंखला के आधार पर क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो जो वनस्पति उसको यूज किया, इसका अर्थ है कि वो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर चुका है, और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद क्या होगा, उसको शाकाहारी खाएगा तो वो जैविक नाइट्रोजन उसके शरीर में जाएगा, उसको मांसाहारी खाएगा वो जैविक नाइट्रोजन उसके शरीर में जाएगा। यानी कि अब उत्पादक से लेके डिफरेंट श्रेणी के जो कंज्यूमर हैं जिनके बारे में हमने पढ़े हैं, और टॉप स्तर का जो सर्वाहारी होता है उसके शरीर में क्या होगा, ये जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि जो उत्पादक है और जो डिफरेंट श्रेणी के उपभोक्ता है इनकी भी मृत्यु होती है, तो इनके मरने के बाद इनके बायोमास में जो जैविक नाइट्रोजन होगा उसको क्या किया जाएगा, सूक्ष्म जीवियों के द्वारा विघटित करके फिर से मृदा में मिला दिया जाएगा। तो उसमें हमने एक लिखा था ना स्रोत में, जैविक पदार्थों के अपघटन से। तो यही जो वनस्पति और जीवों की मृत्यु होती है, तो जो वो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो कुछ उसको यूज करेंगे, शेष को मृदा में शामिल कर देंगे, जो फिर से चक्र में आ जाएगा। तो ये नाइट्रोजन साइकिल। अब यहां से क्या है, यहां से तो कुछ पादप को भी जाएगा और पादप से एक साइकिल बन जाएगा जो जैविक अपघटन के प्रोसेस तक जाएगा, और यही नाइट्रेट और नाइट्रेट क्या होगा, विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया से क्या होगा, फिर से वायुमंडल में आ जाएगा। यानी कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होंगे
जो इस नाइट्रेट और नाइट्राइट को फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके वायुमंडल में ला देते हैं और चक्र क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट हो जाएगा। ये याद रखने की जरूरत है क्योंकि यहां से आपके प्रश्न पूछे जाए। 2 बार समझा देंगे, फिर से आप आ जाइए। ये तो पहले स्टेज में क्लियर है कि नाइट्रोजन चक्र में जो है 4 स्टेजेज हैं। पहले हम स्टेजेज याद रखते हैं। पहला स्टेजेज इसमें क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का है, दूसरा अमोनियाकरण का है, तीसरा नाइट्रीकरण का है, चौथा विनाइट्रीकरण का। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा हमें ये अभी देखना है यहां से कि नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन आता है किन किन स्रोतों से। वायुमंडल में आएगा, आणविक नाइट्रोजन के रूप में होता है वायुमंडल में। तो वायुमंडल में ये जो नाइट्रोजन आएंगे, पहला क्या हो जाएगा, एक तो बोर्ड पर ही दिख रहा है विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया, तो हम सबसे पहले यही याद रखें, विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया है। दूसरा किसके माध्यम से आते हैं ये, तो जो जीवाश्म ईंधन का दहन होता है उससे आता है, नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर के यूज होने से आता है, जैविक पदार्थों के अपघटन होने से आएगा। जैविक पदार्थ का क्या, यहां से वो लिंक निकला है, उसके अपघटन से आएगा। अब ये जो डिफरेंट स्रोतों से वायुमंडल में नाइट्रोजन आया है, अब इसका सबसे पहले क्या होगा, हमें यह ध्यान में रखना है कि हम डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, हम पादप वाला नाइट्रोजन लेंगे। और पादप में भी इतनी क्षमता नहीं होती कि वो डायरेक्ट नाइट्रोजन ले, क्योंकि वो नाइट्रेट और नाइट्राइट लेंगे। इसको अब एक प्रोसेस से क्या होगा, गुजरना होगा। तो पहला प्रोसेस क्या होगा, जैविक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन। और जैविक नाइट्रोजन में जिसके कन्वर्ट होने की प्रक्रिया होगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अर्थात कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन विभिन्न प्रक्रियाओं सब जब मृदा में आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैविक नाइट्रोजन कहते हैं। ये 3 प्रोसेस से होगा। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होंगे जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जैविक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेगा। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होंगे जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जैविक नाइट्रोजन में लाएगा। और तीसरा हमने बताया था कि जो लाइटनिंग की घटनाएं होती है या विद्युत विसर्जन की घटनाएं होती है प्राकृतिक तौर से, तो उसमें भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इन 3 प्रोसेस से आएगा। यहां पर एक प्रोसेस हमें और याद रखना है कि ये जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, ये कौन है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो उसमें हमने बताया था जैसे राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, क्लोस्ट्रीडियम है, इस तरीके जो फ्रैंकिया है, ये ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो इस प्रोसेस में शामिल होते हैं। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी का भी नाम बताया था, जिसमें क्या से बताया था कि जैसे नॉस्टॉक है, एनाबिना है, एलोसीरा है, इस तरीके के जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये भी काम करते हैं। तीसरा हमने बताया था कि ये सूक्ष्म जीवाणु किस प्रकार के पादप के जड़ों में पाए जाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल आप इसको छोड़ दिए, हम लोग कहते हैं कृषि में कि अगर आपने किसी खेतों में 2 बार खरीफ उत्पादन कर लिया तो एक बार दलहन उत्पादन कीजिए, क्योंकि दलहन पौधों के जड़ों में यही पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेंगे। इससे मृदा की फर्टिलिटी क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कुछ ऐसे पादप होते हैं जिसमें ये क्षमता होती है। तो उसमें हमने कुछ पादप का नाम बताया था, जैसे फलीदार, एक तो सभी को लेग्यूमिनस कुल का ये पौधा होता है, जैसे मटर सब होता है ना, ये हो गया। उसके बाद जैसे कैजुरेना का पौधा होता है, एलनस का होता है। उसके बाद आप देखें एजोला होता है, इसको तो अंतरिक्ष यान में भी ले जाया जाता है एजोला को। फिर देखेंगे साइकाइड है और सियोरियल है। ये ऐसे पादप हैं जिनमें ये सूक्ष्मजीवी पाए जाते हैं। और कुछ जो ट्रॉपिकल घास होता है उसमें भी इस तरीके की क्षमताएं होती है जो जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। अब जब जैविक नाइट्रोजन आ जाएगा तो अगला स्टेजेस क्या हो जाएगा, अमोनिया में बदलेगा। अमोनियाकरण क्या है, तो ये हमने आपको बताया है कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, कुछ नाइट्रोजनेट एंजाइम की सहायता से होगा और ये भी किसी जीवाणु के द्वारा ही होगा। तो ये कौन करेंगे, आर्किया, और दूसरा क्या बताया था, एजेटोबैक्टर। ये इस जैविक नाइट्रोजन को क्या करेंगे, अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। अमोनिया के बाद ये कहां जाएगा, नाइट्रेट और नाइट्राइट में। तो यहां भी एक प्रक्रियाएं होंगी, ये 2 चरणों में होगा। अर्थात जो जीव है, अमोनिया जिसको लेना है वो लेने के बाद क्या करता है, अतिरिक्त अमोनिया को मृदा में रिलीज कर देगा। और जब अतिरिक्त अमोनिया मृदा में रिलीज हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा कि वो कन्वर्ट होगा कुछ जीवों के द्वारा नाइट्रेट और नाइट्राइट में। और जब ये नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया तो अब इसे मृदा अपटेक कर, पादप अपटेक करना शुरू करेगी, यानी खाद्य श्रृंखला में यहां से ये आ जाएगा। पादप इसको अपटेक करेगी तो इसका अर्थ है कि वो अब जो नाइट्रोजन है ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, कार्बनिक नाइट्रोजन में आ चुका है।
और अब पादप में आ गया तो खाद्य श्रृंखला में वो क्या हो चुका है, प्रवेश कर चुका है। उत्पादक में आया तब डिफरेंट श्रेणी के क्या होगा, उपभोक्ताओं में जाएंगे। और जब उत्पादक और उपभोक्ताओं की मृत्यु होती है तो उनके बायोमास में जो संचित जैविक नाइट्रोजन होगा वो फिर से क्या होगा, कुछ सूक्ष्मजीवियों के द्वारा यूज होगा, बाकी को मृदा में शामिल कर दिया गया। यही जैविक अपघटन की प्रक्रिया है, जिससे नाइट्रोजन आएगा या नाइट्रेट आएगा इसमें। और यहीं से कुछ सूक्ष्मजीवी ऐसे होते हैं जो नाइट्रेट और नाइट्राइट को विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में वायुमंडल में ला देते हैं, जिससे वायुमंडल में फिर से वो नाइट्रोजन के रूप में आ जाता है। इस तरीके से एक नाइट्रोजन चक्र क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा। क्लियर है? लिखाना पड़ेगा, पॉइंट वाइज लिखिए। लिखिए नाइट्रोजन चक्र में शामिल प्रक्रियाएं, नाइट्रोजन चक्र में शामिल प्रक्रियाएं। नाइट्रोजन चक्र में शामिल प्रक्रियाएं बिल्कुल पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। पहला लिखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा अमोनियाकरण, अमोनियाकरण। तीसरा नाइट्रीकरण, तीसरा नाइट्रीकरण। चौथा विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। क्लियर है? ये दो आ गया। दूसरा लिखेंगे चक्र में नाइट्रोजन का आगमन, चक्र में नाइट्रोजन का आगमन यानी स्रोत क्या है इसका, एक हेडिंग बना लेंगे, चक्र में नाइट्रोजन का आगमन। चक्र में नाइट्रोजन का आगमन, पॉइंट वाइज इसको भी लिखेंगे। तो सबसे पहले एक तो बोर्ड पर ही दिखाई दे रहा है, पहला लिखेंगे विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया से, विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया से, विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया से। दूसरा जीवाश्म ईंधनों के दहन से, जीवाश्म ईंधनों के दहन से। तीसरा नाइट्रोजनी उर्वरकों के प्रयोग से, नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर उर्वरकों के प्रयोग से, उर्वरकों के प्रयोग से। चौथा जैविक पदार्थों के अपघटन से, जैविक पदार्थों के अपघटन से। ये सोर्सेज हो गए। नीचे में एक लिखेंगे हेडिंग चक्र का संपादन, चक्र का संपादन, चक्र का संपादन। तो इसमें हेडिंग बनाएंगे पहला नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको अंडरलाइन करेंगे और इसमें लिखेंगे। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें, वह प्रक्रिया जिसमें, वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन मृदा में जैविक नाइट्रोजन के रूप में, मृदा में क्या लिखे हम लोग हाँ, जैविक नाइट्रोजन के रूप में स्थापित होते हैं, उसे, उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिखें, लेकिन यह कार्य तीन
प्रक्रियाओं से होता है, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की 3 प्रक्रियाओं से होता है। यह कार्य 3 प्रक्रियाओं से होता है। तो नीचे में 3 तरफ बढ़ जाएंगे। एक तरफ लिखेंगे सूक्ष्म जीवाणु द्वारा, सूक्ष्म जीवाणु द्वारा। दूसरा हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा, ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा। और तीसरा प्राकृतिक रूप में, खैर ये भी प्राकृतिक प्रोसेस ही है, प्राकृतिक रूप में विद्युत विसर्जन, विद्युत विसर्जन या तरित की घटना, तरित के समय। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो ये काम करते हैं, उनमें एक है जिसको हम लोग कहते हैं नॉस्टॉक। पहला क्या हो गया? नॉस्टॉक है एनाबीना आलोसीरा, आलोसीरा। नॉस्टॉक, एनाबीना, आलोसीरा, कैलोथ्रिक्स रिबुलेरिया, कैलोथ्रिक्स रिबुलेरिया। इसी तरीके से जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, इसमें जैसे बताया था राइजोबियम, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम। फिर कुछ और हो जाएगा, जैसे फ्रैंकिया है, ये भी काम करते हैं, फ्रैंकिया। और कुछ क्लेबसिएला है, क्लेबसिएला। यहीं से एक लिंक ये हो जाएगा, पादप जिसमें ये पाए जाते हैं, यानी सूक्ष्म जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं वो पाए जाते हैं। तो एक इसमें बताया था फलीदार, फलीदार पादप में कैजुरैना, कैजुरैना। दूसरा है एलनस, तीसरा है एजोला, चौथा है साइकाइड, और फिर है सियोरियल। कुछ उष्णकटिबंधीय घासों में भी ये क्षमता होती है, उष्णकटिबंधीय घास। ऊपर कर दें, ऊपर से लिख लिया ना पहले, 1 मिनट। और यहाँ पर एक है, अब इसको समझाना थोड़ा सा कठिन काम है। एक प्रश्न है यहाँ पे हरदेश लोडी जी का कि बिजली की चमक द्वारा नाइट्रोजन की प्रक्रिया को समझाइए। बेसिकली बिजली की, अब ये तो होता है कि अब इसका सिंपल सा आप अर्थ ये समझिए कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है और इस पर जब प्रकाश पड़ेगा ना, एक तरीके से तरित होती है, तो प्रकाश पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो इसमें ये टूटता है। टूटने के प्रक्रम में क्या होगा, ये नाइट्रोजन में से अलग हो जाएगा,
नाइट्रेट में जाएगा, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड में जा सकता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड में भी ये कन्वर्ट होगा। और इसीलिए आप पढ़े होंगे कि ओजोन विघटन सर पढ़ाए हैं ना, तो उसमें ये प्रक्रियाएं भी काम करती है। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है, जब तरित के समय नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो वो ओजोन को डिप्लीट करता है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ओजोन के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान में रखिए, क्या नाम है आपका, लोधी जी, कि ये इस पर जैसे आप ये समझिए कि ओजोन बनने की जो प्रक्रिया है ना, जैसे आप उसमें पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन का अणु पर क्या होता है कि जब फोटोन का प्रहार होता है तो वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद क्या होता है कि वो मोनोटॉमिक ऑक्सीजन में जाता है, और फिर मोनोटॉमिक ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के अणु से संयोग करता है तो क्या बनता है, ओजोन बनता है। और अगर ओजोन फिर से मोनोटॉमिक ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ले तो ऑक्सीजन के अणुओं में फिर से ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर भी वही है कि फोटोवैग्नि जो परावैग्निक किरणें होती है या जो तरित होता है, उसके प्रभाव से ये नाइट्रोजन जो आणविक है ये ब्रेक होता है, मोलिकुलर ऑक्सीजन नाइट्रोजन में आएगा, और जब ये आ गया है तो ये रिएक्शन करने के लिए क्या है, उपलब्ध है। तो उसी तरीके से यहां पर आपको समझना है। ये क्लियर है। दूसरा स्टेजेस क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे इनको एक जिले पर प्रशासन कैसे करेंगे, ये बताओ पहले। तो एक जिले पर प्रशासन करने से तो ये बहुत कम है ना। एक बार अभी आपने पढ़ा है, 50% तो याद हुआ होगा, कुछ कुछ तो समझ में आया है ना, 50% की ये है। एक बार और रिवीजन करेंगे तो कल, इसीलिए मैंने पहले क्लास में कहा था कि रिवीजन बहुत जरूरी है। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपको याद होगा। अभी एक बार क्लास में चर्चा हुई है, आप घर पे जाइएगा, एक बार मूड फ्रेश कीजिएगा, और उसके बाद फिर से एक बार इसको पढ़ने के लिए बैठ जाइएगा। तो एक ही दिन में अगर 2 बार इस प्रोसेस से आप गुजर जाएंगे तो ये और 10% इंक्रीज करेगा। रटना नहीं है आपको, थोड़ा सा क्या है कि इसको समझना है कि ये सूक्ष्म जीवी हैं जो ये काम करेंगे। आप अभी रट भी लेंगे तो हर एक याद नहीं रहेगा आपको। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि कोई चीज यदि आपके ब्रेन के कंप्यूटर से निकला हुआ ना 4-5 बार, तो एग्जामिनेशन हॉल में वो याद आना शुरू हो जाता है कि हाँ ये चीजें चर्चा हुई थी, ये हमने पढ़ाई की थी, ये इसका आंसर होगा। किसी को आप खुद बताइए। हाँ, अल्फा अल्फा में होता है, इसीलिए हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लिखा है। तो इसलिए आप ये ध्यान में रखेंगे कि कहां थे हम लोग, क्या बता रहे थे। हाँ, याद, वो रिवीजन बहुत जरूरी है कि आपको रिवीजन करना होगा, और रटना नहीं है, केवल 1-2 बार इसको अपने ब्रेन के सॉफ्टवेयर से निकाल देना है। दूसरा स्टेज है जिसमें क्या होगा, पहला तो हम लोग देखे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैविक नाइट्रोजन पे, दूसरा लिखिए अमोनियाकरण। अमोनियाकरण, अमोनियाकरण, बिल्कुल पॉइंट में लिखेंगे। लिखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नाइट्रोजनेट एंजाइम की सहायता से, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नाइट्रोजनेट एंजाइम की सहायता से, नाइट्रोजनेट एंजाइम की सहायता से आर्किया, आर्किया जैसे जीवाणुओं के द्वारा, आर्किया जैसे जीवाणुओं के द्वारा जैविक नाइट्रोजन को, आर्किया जैसे जीवाणुओं के द्वारा जैविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना, जैविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना अमोनियाकरण कहलाता है। अमोनिया में बदलना अमोनियाकरण कहलाता है। तीसरा स्टेजेस है नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण सामने में लिखेंगे लिखेंगे उपापचय आवश्यकताओं के बाद,
आवश्यकताओं के बाद जीव अतिरिक्त अमोनिया को नाइट्रोजन अमोनिया लिखेंगे, नाइट्रोजनेट अमोनिया को, जीव अतिरिक्त नाइट्रोजनेट अमोनिया को मृदा में रिलीज करते हैं, यानी क्या करते हैं, छोड़ते हैं, मृदा में छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। जो रासायन पोषित जीवाणुओं के द्वारा, रासायन पोषित क्या होगा, कल हम लोग पढ़े थे, कुछ याद है ना, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, प्रकाश की अनुपस्थिति में होगा। रासायन पोषित जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रेट में बदला जाता है, नाइट्रेट में बदला जाता है। देखिए जैसे नाइट्रोसोमोनास द्वारा ये जीवाणु हो गया, नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनिया का नाइट्राइट में, अमोनिया का नाइट्राइट में, अमोनिया का नाइट्राइट में, और दूसरा नाइट्रोबैक्टर द्वारा, नाइट्रोबैक्टर द्वारा नाइट्राइट का नाइट्रेट में, नाइट्राइट का नाइट्रेट में, नाइट्रेट में। यहां से एक एरो ले लेंगे ऐसे और नीचे में लिखेंगे, पेज आप कवर कर लीजिएगा पूरा। देखिए यही नाइट्रेट, यहां से लिखेंगे यही नाइट्रेट वनस्पति के द्वारा, यही नाइट्रेट वनस्पति के द्वारा ग्रहण किया जाता है, वनस्पति के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है, जो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है। और यह जैविक नाइट्रोजन, और यह जैविक नाइट्रोजन उत्पादक से विभिन्न श्रेणी के, जैविक नाइट्रोजन उत्पादक से विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की ओर स्थानांतरित होता है या प्रवेश करता है, विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की ओर स्थानांतरित होता है। लेकिन और जब उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की जब उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाती है, तो उनके बायोमास में उपस्थित जैविक नाइट्रोजन को, बायोमास में उपस्थित जैविक नाइट्रोजन को सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा मृदा में शामिल कर दिया जाता है,
मृदा में शामिल कर दिया जाता है। लास्ट स्टेज बचा हुआ है, कौन सा है? विनाइट्रीकरण। नीचे में लिखेंगे विनाइट्रीकरण। लिखेंगे इसमें विनाइट्रीकरण में। लिखिए, यह वह प्रक्रिया है जिसमें यह वह प्रक्रिया है जिसमें मृदा में उपस्थित नाइट्रेट और नाइट्राइट, मृदा में उपस्थित नाइट्रेट और नाइट्राइट, मृदा में उपस्थित नाइट्रेट और नाइट्राइट नाइट्रोजन के रूप में वायुमंडल में, नाइट्रोजन के रूप में वायुमंडल में ला दिए जाते हैं, वायुमंडल में ला दिए जाते हैं। लेकिन यह कार्य भी, यानी विनाइट्रीकरण का यह कार्य भी कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। यह कार्य भी कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। जैसे यह कार्य भी कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है, जैसे थायोबैसिलस, जैसे थायोबैसिलस, जैसे थायोबैसिलस। दूसरा स्यूडोमोनास, एक्रोमोबैक्टर, स्यूडोमोनास, एक्रेमो बैक्टर, ये विनाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु हो गए। क्लियर है? तो एक बार आप नाइट्रोजन चक्र को देखिए, तब तक इधर कुछ ऑनलाइन है, हम इन्हें देख लेते हैं क्या क्या इन लोगों का है। हरदेश लोधी जी, आपके प्रश्न का तो मैंने बता दिया कि बिजली की चमक में नाइट्रोजन जो गैस है ये टूटता है। जैसे आप उसको ठीक उसी तरीके से समझेंगे जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन से ऑक्सीजन ब्रेक होकर मोनोटॉमिक ऑक्सीजन में जाता है। ज्योति का भी एक प्रश्न है कि सर अल्फा अल्फा और क्लोवर सीड्स में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणु पाए जाते हैं। बिल्कुल पाए जाते हैं इसमें भी। और एक प्रश्न है इसका इनका अजित कुमार का, रैपिड कार्बन बायोकेमिकल साइकिल एंड लॉन्ग टर्म कार्बन बायोकेमिकल साइकिल में डिफरेंसेस क्या है? ये जो है ना, ये आप अभी हम बताएंगे तो फिर टॉपिक से थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। आज अजित, आपके प्रश्नों को आगे वाले सेक्शन में ये चर्चा हो जाएगा जब हम लोग कार्बन कैप्चर स्टोर तकनीक पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज में, तो इस पर एक सेक्शन आ जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, उस टाइम उस पर डिस्कशन हो जाएगी। क्लियर है? सभी साइकिल बताने होंगे क्या? मतलब बाकी जो सल्फर चक्र है ये सब कि पढ़ लेंगे अपने से। अब इस चक्र को नहीं, वो क्यों चक्र, ये तो एक नेचुरल। अमोनिया जब आप उत्पादन करते हैं तो अमोनिया उत्पादन में क्या होता है, कुछ जीवाश्म गैसों का उत्सर्जन होता है। वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अमोनिया जहां बनेगा वहां पर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती है जो एटमॉस्फेयर में हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करते हैं। पढ़ सकते हैं अपने से या मुझे बताना होगा? जो महत्वपूर्ण था वो तो हमने बता दिया। लिखिए आप, फास्फोरस चक्र, अब छोटे छोटे हैं। ऑक्सीजन चक्र बाकी है, ये भी बताना होगा। तो लिखिए ऑक्सीजन चक्र, सब बता दें। पीपीटी पर तो दूसरा चीज है समझाने वाला। ये सब ऐसा है कि आप
लिख लीजिए ऑक्सीजन चक्र। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि चक्र में ऑक्सीजन आता कहां से है और ऑक्सीजन का यूज कैसे होता है, कैसे खर्च होता है, ये हमें देखना है। तो आप लोग बताइए ऑक्सीजन कहां से आता है? चक्र में पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे, चक्र में ऑक्सीजन का आगमन। चक्र में ऑक्सीजन का क्या है? आगमन। और दूसरा हो जाएगा ऑक्सीजन का खपत या खर्च, यूज। तो चक्र में ऑक्सीजन का जो आगमन होता है वो किन किन तरीकों से होगा? तो एक हो जाएगा वनस्पति द्वारा प्रकाश संश्लेषण, वनस्पति द्वारा प्रकाश संश्लेषण, वनस्पति द्वारा प्रकाश संश्लेषण। दूसरा क्या होगा कि जो ये तो स्थलीय हो गया, और अगर जलीय जीव जंतु है तो वो भी तो करते हैं ना प्रकाश संश्लेषण। तो महासागरीय प्रकाश संश्लेषण, महासागरीय प्रकाश संश्लेषण। तीसरा किससे हो जाएगा? जो कुछ ज्वालामुखी उद्भेदन की प्रक्रिया होती है ना, थोड़ा बहुत उससे भी आता है। तो ज्वालामुखी उद्गार से, ज्वालामुखी उद्गार से। और चट्टानों का जो अपक्षय होता है, वेदरिंग, चट्टानों के अपक्षय से, वेदरिंग से, ये थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में आते हैं। इन स्रोतों से जो आया है ऑक्सीजन, ये खर्च कैसे होगा? तो मानवीय जंतु श्वसन कार्य में, पादपीय श्वसन में भी खर्च होगा। दूसरा लिखेंगे पादपीय या वनस्पति, पादपीय श्वसन कार्य। तीसरा लिखेंगे इसमें जो खनिजों का ऑक्सीकरण करते हैं ना, उसमें भी यूज होता है ये, खनिजों का ऑक्सीकरण, खनिजों का ऑक्सीकरण। और चौथा होता है कि जीवाश्म के दहन में, चूंकि कहीं पर यदि फॉरेस्ट फायर होता है या आग लगने की घटना होती है तो उसके लिए क्या है कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बर्निंग करने वाला है। तो जीवाश्म खनिजों के दहन में इसका यूज होता है, जीवाश्म खनिजों के दहन में। ये बस सिंपल से इतना याद रखना आपको। आया किन किन स्रोतों से है? तो वनस्पति के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं हुई है उससे आया है। महासागरीय जीवों के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण होगा उसमें। वैसे आप एटमॉस्फेयर की उत्पत्ति पढ़े होंगे, तो एटमॉस्फेयर में जो मूल ऑक्सीजन है वो महासागर की देन मानी जाती है। तो महासागरीय जीवों से, ज्वालामुखी उद्गार से कुछ, और चट्टानों का वेदरिंग होता है तो उससे कुछ आ जाएंगे। खर्च किस में होगा? तो मानवीय और जंतु से हम लोग जो शोषण करेंगे उसमें, कुछ प्लांट का जो होगा, खनिजों के जो ऑक्सीकरण होते हैं उसमें, और जीवाश्म का सिंपल सा आप देखिए कि ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, दहन के लिए एक आवश्यक गैस है, कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन की क्रियाएं संभव नहीं है। तो जंगलों का या जीवाश्मों का जब हम लोग दहन करते हैं तो उसमें जो O2 क्या होता है, थोड़ा सा खर्च होता है। पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको ध्यान में रखना है। अगला लिखेंगे अवसादी चक्र, अवसादी चक्र संक्षिप्त में आप इसको भी जान लीजिए। तो पहला है इसमें फास्फोरस चक्र, फास्फोरस चक्र। इसमें भी आपको दो तरफ से जाना है। चक्र में
फास्फोरस का आगमन, चक्र में फास्फोरस का आगमन, और दूसरा हो जाएगा फास्फोरस का यूज, खर्च कैसे होगा। तो फास्फोरस हम लोग कैसे लाते हैं वायुमंडल में। एक तो जो हम लोग फॉस्फेटी उर्वरक यूज करते हैं खेतों में, करते हैं कि नहीं करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो ये दोनों साइकिल जो है, 2 मिनट आप पहले सुन लीजिए। फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र की शुरुआत जो होगी वो वायुमंडल से नहीं होगी। हालांकि सल्फर थोड़ी बहुत मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है, क्योंकि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे भी सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में आता है। लेकिन फिर भी क्या है कि जो सल्फर चक्र है और फास्फोरस चक्र है, इस दोनों की जो शुरुआत होगी वो चट्टान से, मृदा से शुरू होगी। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, अवसादी चक्र कहते हैं। तो हमें यहाँ पर एक ये पॉइंट ध्यान में बनाना है कि चक्र में फास्फोरस मिट्टी में किन स्रोतों से आएगा। और मिट्टी में जो आएगा तो फास्फोरस तो हम लोग भी यूज करते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं करते। हम लोग कहां से लेते हैं, पादप से अपटेक करेंगे। इसका अर्थ है कि मिट्टी में ये जो फास्फोरस जाएगा वो पादप अपटेक करेगा। पादप भी फास्फोरस अपटेक नहीं करता, बल्कि उसको ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में यूज करता है। तो इसका अर्थ है कि जो डिफरेंट स्रोतों से फास्फोरस आएगा मृदा में, वो कुछ जीवाणुओं के द्वारा ऑर्थोफॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाएगा, और वो ऑर्थोफॉस्फेट जो है वो पादप के द्वारा यूज किया जाएगा। और जब वो पादप के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में या भोजन निर्माण के क्रम में उसको यूज किया जाएगा, तो वो ऑर्थोफॉस्फेट किस में बदल जाएगा, कार्बनिक फॉस्फेट में बदलेगा। और कार्बनिक फॉस्फेट में बदलने का अर्थ है कि अब वो खाद्य श्रृंखला में उत्पादक में प्रवेश कर चुका है। तो उस उत्पादक को जो जो अब आहार के रूप में ग्रहण करेगा, या उत्पादक को जिसने ग्रहण किया है उसको जो अब ग्रहण करेगा, उसके शरीर में भी वो जैविक फॉस्फेट के रूप में या कार्बनिक फॉस्फेट के रूप में ट्रांसफर होगा। और जैसे अब यहां से ये निकल जाएगा कि जब उत्पादक की और डिफरेंट श्रेणी के उपभोक्ताओं की मृत्यु होगी, तो उनके शरीर में जो उपस्थित कार्बनिक फॉस्फेट होगा या कार्बनिक सल्फर होगा, उसको डिकम्पोज करके फिर से क्या किया जाएगा, मृदा में ला दिया जाएगा। तो एक स्रोत तो यहां पर यह दिखाई दिया कि चाहे फास्फोरस हो या सल्फर हो, जैविक पदार्थों के अपघटन से जाएगा, चट्टानों में या मिट्टी में जाएगा। जो सामने में भी आपके क्या है, फास्फोरस। तो फास्फोरस चक्र में क्या है कि हम लोग इसमें यूज करते हैं, जैसे फॉस्फेटी उर्वरक यूज करते हैं ना खेतों में, तो एक ये फॉस्फेटी उर्वरक के प्रयोग करने से आता है। दूसरा ये जो चट्टानों का अपक्षय होता है, वेदरिंग होता है, तो उसमें जो उपस्थित खनिज कण होते हैं फास्फोरस, वो घुलनशील खनिज में बदल के मिट्टी में आते हैं। और तीसरा होता है जो जैविक पदार्थों का अपघटन होगा, उससे क्या होगा, ये वायुमंडल में आएगा। अब यहां से फास्फोरस का हमने बताया कि यूज कैसे होगा, खर्च कैसे होगा। तो ये जो डिफरेंट स्रोतों से फास्फोरस आया है, ये क्या होगा, पहले ऑर्थोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा।